capital M to determine the value of gravitational potential at point P with distance r from the center of sphere. गोले के केंद्र से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां विभव का मान ज्ञात करना है। ये हमारी कंसीडरेशन है। पहली कंडीशन हमारे पास आती है आउटसाइड ऑफ द स्फीयर, यानी स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। कैपिटल R है रेडियस, स्मॉल r है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर। इस कंडीशन में हमारे पास सूत्र किसका आना चाहिए? W का। W का सूत्र किसके बराबर आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ dw, कहां से कहां तक? लिमिट इन्फिनिटी से r तक। हम ये बच्चों मानते हैं कि जैसे ही हम इस स्मॉल m द्रव्यमान को, इस छोटे से द्रव्यमान वाले पिंड को अंदर की तरफ लाते हैं, तो ये मान लेते हैं कि A पॉइंट पर जब पहुंचता है तब इस पर गुरुत्वीय क्षेत्र का प्रभाव होना शुरू हो जाता है। लेकिन हमें तो इसको लेके कहां तक आना है? P पॉइंट तक। इसका मतलब गुरुत्वीय बल, ग्रेविटेशनल फोर्स कहां अप्लाई होना शुरू हो जाता है? A पॉइंट पर। ये A पॉइंट जो है वो इसके सेंटर से मान लेते हैं x डिस्टेंस पर है। कितने डिस्टेंस पर है? और इसके बाद A से जैसे B तक आता है तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है dx। कितना हो जाता है? तो ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट जो वर्क करना पड़ता है वो कितना करना पड़ेगा? dw। dw का मान होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। चूंकि फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो F डॉट dx, अगर डॉट प्रोडक्ट हटाते हो तो फॉर्मूला होता है F dx cos थीटा। थीटा का मान कितना है? 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी इधर है और फोर्स भी इधर है। विस्थापन और बल दोनों एक ही दिशा में है। हम पिंड को इधर सेंटर की तरफ ही ला रहे हैं और फोर्स जो लग रहा है वो भी सेंटर की तरफ लग रहा है, इसलिए थीटा का मान क्या है? 0। cos 0 का मान क्या होता है? 1। तो फाइनली F डॉट dx का मान क्या आ जाएगा? F dx आ जाएगा। ये डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो भी, मैंने यहां डायरेक्ट लिख दिया है F डॉट dx दैट इज बिकम F dx cos थीटा। थीटा की जगह cos 0 डिग्री विच इंप्लाइज आ जाएगा F dx। दिस इज आ जाएगा dw। अब इसमें F का मान कितना है? तो F कहां लगना शुरू होता है? A पॉइंट पर लगना शुरू हो जाता है। A की सेंटर से दूरी कितनी है? x। तो फोर्स यानी बल, कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। उसका सूत्र क्या हो जाएगा? G कैपिटल M स्मॉल m बट्टा x स्क्वायर आ जाएगा। डिस्टेंस कितनी है? x। तो फाइनली ये वाला मान यहां रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा W दैट इज बिकम 0 टू इनफाइनाइट फ्रॉम R G कैपिटल M स्मॉल m बट्टा x स्क्वायर ऑफ dx। बाहर क्या आ जाएगा? G कैपिटल M स्मॉल m, इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ऑफ dx इन्फिनिटी से स्मॉल r तक। ये हमारे पास पॉइंट बन गया इसका। अब अपन देखते हैं कि 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है। तो G कैपिटल M स्मॉल m तो पड़ा है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 अपॉन एक्स। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस 1 अपॉन एक्स। और लिमिट कहां से कहां तक रख दी? इन्फिनिटी से r तक। मैं वापस रिवीजन करवा रहा हूं एक प्रकार से, तुम्हें समझ में आ रहा है ना तुम्हारे 11th क्लास के विद्यार्थियों? तो W का फार्मूला आ जाएगा G कैपिटल M स्मॉल m। कैपिटल M किसका मास है? इस पूरे ब्रह्मांड, इस पूरे प्लेनेट का या इस पूरे गोले का। स्मॉल m किसका द्रव्यमान है? जो पार्टिकल हम लेके आ रहे हैं उसका द्रव्यमान। और यहाँ मान कितना आ जाएगा? माइनस, एक बार अपर लिमिट x की जगह r रखो तो माइनस 1 अपॉन r, माइनस एक माइनस साइन आ जाता है, ये वाला माइनस माइनस प्लस, 1 अपॉन हो गया इनफाइनाइट। 1 अपॉन इनफाइनाइट का मान होता है 0। तो फाइनली W का मान क्या हो जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। समझ में आ रही बात? अब विभव का सूत्र क्या होता है भाई? पोटेंशियल का सूत्र क्या है? तो विभव V बराबर होता है W अपॉन M। W का मान है माइनस G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई R होल डिवाइड बाई स्मॉल m। तो फाइनली V का सूत्र आ जाएगा GM बाई R। दिस इज नेगेटिव वैल्यू के साथ। ये विभव आ गया, पोटेंशियल आ गया। कौन सा पोटेंशियल है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसका मतलब आउटसाइड ऑफ द स्फीयर जो है V का मान इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ R है। R का मान बढ़ने से V क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है ना? समझ में आ गई बात? पहला पॉइंट स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। W का सूत्र ये होना चाहिए। यह है आउटसाइड ऑफ द स्फीयर, गोले के बाहर स्थित बिंदु पर। इस प्रकार अपन इसका डेरिवेशन कर सकते हैं।
सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, ऑन द स्फीयर या सरफेस ऑफ द स्फीयर, गोले के पृष्ठ पर। तो अब तो ये सूत्र आ गया, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर यूज कर लो, डायरेक्ट यूज हो जाएगा। अब तो ये पूरा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो 2 नंबर पॉइंट आ जाता है, एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, गोले के पृष्ठ पर स्थित बिंदु पर विभव का मान। तो V इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस जी कैपिटल एम बट्टा कैपिटल आर। वास्तव में देखें तो जी एम और कैपिटल आर कांस्टेंट है, इसका मतलब V क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट। ये तो कांस्टेंट रहने वाला है मान सारा ही, प्रोपोर्शनल लिखो या इक्वल टू कांस्टेंट लिख दो, पृष्ठ पर तो इसका मान क्या रहेगा, कांस्टेंट। 2 पॉइंट हो गए। और यहां आपको पता चल रहा है ना, V क्या हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है 1/r के। नेगेटिव का मतलब दूसरी साइड अपन प्लॉट कर देंगे ग्राफ में। इसके बाद तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, तीसरा पॉइंट क्या है, इनसाइड द स्फीयर, गोले के अंदर स्थित बिंदु पर विभव। ये देखते हैं अपन। इनसाइड द स्फीयर द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, गोले के अंदर स्थित विभव का मान, और आर का मान लेस देन कैपिटल आर हो गया इस कंडीशन। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये स्फीयर है यानी ये अर्थ मान सकते हो, स्फीयर को हम क्या मानेंगे, पृथ्वी, और इसका रेडियस हम आर मानते हैं सेंटर पॉइंट से। हम ये कहते हैं कि इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, यहां हमें विभव ज्ञात करना है। ये पॉइंट पी यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो अंदर वाले भाग का मास कितना मानेंगे, एम डैश। उत्तर तो यही आना चाहिए, एम डैश का। इसके लिए थोड़ी सी कंसेप्ट देखनी पड़ेगी, क्योंकि अंदर का मास एम डैश है, लेकिन विभव की डेफिनेशन क्या है कि आप किसी पार्टिकल को इनफाइनाइट से लेके आओ और इस पॉइंट तक लेके आना है। तो हमें पहले वर्क कहां से कहां तक करना पड़ेगा, इनफाइनाइट से सरफेस तक का वर्क करना पड़ेगा। कार्य का मान कहां से कहां ज्ञात करना होगा, इनफाइनाइट से कैपिटल आर तक, लिमिट ये लगाएंगे, फिर कैपिटल आर से अंदर वाली आर तक जाएंगे। 2 स्थितियां हो गई इसमें। तो ऐसी कंडीशन में वर्क डन जो होगा ना, किया गया कार्य, किया गया कार्य, किया गया कार्य W का जो मान है ना, वो आएगा इनफाइनाइट से पहले कैपिटल आर ऑफ DW प्लस दूसरा आएगा कैपिटल आर से स्मॉल आर ऑफ DW। अब दोनों स्थितियों में बल का मान अलग अलग है। इनफाइनाइट से आर तक F डॉट dx, ये आउटसाइड की बात चल रही है, ठीक है ना। ये इनफाइनाइट से आर का मतलब यहां से यहां तक, यहां से यहां तक बल का मान कुछ अलग है, लेकिन इसके अंदर जाते हैं तो यहां फोर्स कुछ अलग लगेगा। इसलिए दूसरी कंडीशन में आ जाएगा कैपिटल आर से स्मॉल आर, यहां आ जाएगा F डैश डॉट dx। इज इट राइट। अब इसमें हमें एक बात देखनी है बच्चों, क्या देखनी है कि F का मान क्या है, F का मान है GM कैपिटल M स्मॉल m बट्टा है x स्क्वायर, लेकिन F डैश का जो मान है वो GM डैश लिखो यहां पर। जब हम यहां से यहां तक आते हैं ना, तब तो इसका कंप्लीट मास काम आएगा, लेकिन जब यहां से यहां तक जाते हैं तब इसका M डैश यानी अंदर वाला मास काम आएगा, इस गोले के अंदर का द्रव्यमान काम में आएगा। इस कंडीशन में जी एम डैश इंटू स्मॉल एम बट्टा क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर नॉट आर स्क्वायर। ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। एम डैश का मान कितना होता है, हम कई बार इसका चर्चा कर चुके हैं। एम डैश का सूत्र होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी का सूत्र क्या होता है, मास अपॉन कंप्लीट वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू इसका वॉल्यूम यानी अंदर वाले भाग का इसका वॉल्यूम, वो होगा 3m बाई
4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब आएगा। ये सब कैंसिल होने वाले हैं, 4 पाई से 4 पाई, 3 से 3, क्योंकि ये 3 ऊपर चला जाएगा। उत्तर आ जाएगा m स्मॉल आर क्यूब बट्टा कैपिटल आर क्यूब। ये m डैश का मान आ गया, ये वाला उठा के मैं यहां रख दूंगा, तो ये आ जाएगा g m आर क्यूब, ठीक है ना। और जो कि हम जब r यूज कर रहे हैं तो उसकी जगह x भी लिख सकते हैं। यहां मैंने r का मान x में बदल रखा है। आर क्यूब बट्टा कितना आ जाएगा, कैपिटल आर क्यूब, और इनटू क्या है, स्मॉल m, और बट्टा एक्स स्क्वायर है। बाद में लिमिट रख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो बाद में आ जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ स्मॉल आर क्यूब है। ये स्मॉल आर वास्तव में क्या है, सेंटर से दूरी तो है। अब मैं यहां जो सूत्र यूज करूंगा ना, एक्स की जगह क्या यूज करूंगा, आर स्क्वायर यूज करूंगा। ऊपर वाले में चूंकि मैंने dx लिखा है, तो इसकी जगह dr यूज करके यहां भी आर स्क्वायर यूज कर सकता हूं। मैंने dx लिख दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, स्मॉल आर स्क्वायर भी यूज कर सकता हूं। तो यहां क्या यूज कर लूंगा, dr, ये शब्द सही रहेगा, ठीक है ना। x हमने क्या कब यूज किया था, जब इनफिनिटी से a पर पॉइंट आए थे। a पे चूंकि हमने p बिंदु की डिस्टेंस को भी r बता दिया था, इसलिए मैंने x लिख दिया था कि इंटीग्रेशन इजी हो जाए। ये सारे मान आर स्क्वायर से ये एक आर कैंसिल, केवल एक आर बचा है। तो फाइनली उत्तर क्या आ जाएगा, जी एम स्मॉल आर डिवाइड बाई कैपिटल आर क्यूब। ये फोर्स का मान तो रखो यहां पर, और ये वाला रखो यहां पर इधर, और इसको हल करो। जैसे ही हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास विभव का एक नया मान आ जाएगा। वर्क का पहले कार्य का मान आ जाएगा -g कैपिटल M स्मॉल m बट्टा 2r क्यूब, अंदर आएगा 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। जब इसको आप मान रख के इंटीग्रेशन करोगे ना, तो ये मान आ जाएगा। ये मान कैसे आया, अगर मान रख के भी देखो तो इनफाइनाइट से r g कैपिटल M स्मॉल m बट्टा r स्क्वायर ऑफ dr प्लस इंटीग्रेशन कैपिटल R से स्मॉल r g कैपिटल M स्मॉल r बट्टा कैपिटल R क्यूब ऑफ dr। तो इसमें कांस्टेंट क्या आ रहा है पता चल रहा है आपको, इसमें कांस्टेंट आ रहा है gmm, इतना ही कांस्टेंट आ रहा है पहले, तो पहले वाले में इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से कैपिटल R, यहां बच गया क्या, 1/r स्क्वायर ऑफ dr, प्लस इसमें कितना आ रहा है, g कैपिटल M स्मॉल m बट्टा r क्यूब आ रहा है। ये r क्यूब भी कांस्टेंट है, या r का इंटीग्रेशन करना है, r dr, कैपिटल R से स्मॉल r। इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/r स्क्वायर का, तो -1/r आ जाएगा। इस r का इंटीग्रेशन करेंगे तो r स्क्वायर बट्टा 2 आएगा। वापस लिमिट रखेंगे, हल करेंगे तो ये सूत्र आएगा। कंप्लीट। आप ये इतना नहीं भी करो, डायरेक्ट ये लिखो तो चलेगा। क्लियर, क्योंकि ये मैंने एक्सप्लेन करके बताया कि ये कैसे है। आगे इसका मतलब v का मान कितना आ जाएगा, v का मान होता है w अपॉन स्मॉल m, यूनिट मास के अंदर वर्क डन, m से m कैंसिल, फाइनल उत्तर क्या आ जाएगा। समझ में आ रही है बात। अब मैं यहां एक चौथी कंडीशन और डाल देता हूं कि एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, इसका मतलब स्मॉल r का मान क्या है, 0। गोले के केंद्र पर स्थित विभव, गोले के केंद्र पर स्थित गुरुत्वीय विभव, या विभव डायरेक्ट यूज कर लिया मैंने। इसमें r का मान क्या है, 0, तो इस टर्म में r 0 रखो, v का मान आ जाएगा -g कैपिटल M बट्टा 2r क्यूब, यहाँ आ जाएगा 3r स्क्वायर। फाइनल हल फिर करो तो -gm, ये 3/2 बाहर आ जाएगा, बट्टा क्या जाएगा r, ये r स्क्वायर इस r क्यूब से कट जाएगा, 3/2 बचेगा। ये वास्तव में gm बट्टा r किसका मान है, gm बट्टा r सरफेस वाला मान है, याद करो, पृष्ठ पर विभव का मान है। इसका मतलब vc फॉर सेंटर,
ये 3/2 होता है Vs के, S फॉर सरफेस, अर्थात गोले के केंद्र पर विभव का मान उसके पृष्ठ पर विभव का 3/2 टाइम्स होता है, 3/2 गुना होता है। ठीक है ना, ये लिख दो भाई। वास्तव में यही इसी प्रकार उत्तर किसका आता है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मान भी सेंटर पर उसके पृष्ठ का 3 गुना होता है, 3/2 गुना होता है। अर्थात गोले के केंद्र पर गुरुत्वीय विभव का मान उसके पृष्ठ पर विभव का 3/2 गुना होता है, या 1.5 टाइम्स होता है, ये भी ठीक है। अगर इसका ग्राफ बनाना पड़े तो कैसे बनाओगे भाई, ये हमारे पास स्फीयर मान लो, ये इसका सेंटर, यहां डिस्टेंस क्या है, r इज इक्वल टू कैपिटल R, अंदर क्या है, r इज लेस देन R, इससे बाहर जाएंगे तो r इज ग्रेटर देन R। ये विभव पोटेंशियल सेंटर की तरफ हमेशा इसका मान रहता है, तो नेगेटिव आता है इसका मान। याद रखो, अगर इन दोनों को मैं आगे बढ़ाता हूं तो यहां पर विभव कांस्टेंट होना चाहिए, इसका मतलब ये इसका 1.5 गुना है। इस प्रकार का ग्राफ आता है। ये वाला मान कहाँ है, ये वाला मान है सेंटर पर, जो कितना है, Vc फॉर सेंटर, ये है -3/2 ऑफ Vs। यहां Vs कितना है, -Gm बटा कैपिटल R। इसके बीच में ये जो मान है, यहां से यहां तक ये वाला मान है, ये कितना है, ये V का मान है इनसाइड, I फॉर इनसाइड, वो है -Gm बटा 2R क्यूब ऑफ 2R स्क्वायर 3R स्क्वायर माइनस मोल R स्क्वायर। ये वाला मान यहां से यहां तक है। ये कौन सा मान है, ये सेंटर वाला मान है, तो Vc का मान वैसे कितना आया था, -Gm बट्टा सेंटर पे मान आया था हमारे पास 3/2 ऑफ R, क्योंकि Gm बट्टा R किसका मान है, सेंटर पर, सरफेस पर, तो Vs की जगह मैंने क्या रख दिया, Gm बट्टा R। सूत्र ये का यही तो है, और क्या है। और जैसे ही पृष्ठ से बाहर निकलते हैं तो विभव V का मान आता है -G कैपिटल M बटा R। ये इस प्रकार का ग्राफ आता है बच्चों, देख, ठीक है ना। यहां ये पृष्ठ पर, मतलब इस स्थिति में इधर बढ़ो, इस स्थिति में इधर बढ़ो, जो पॉइंट क्रॉस करेगा वो पृष्ठ पर विभव का मान आ जाएगा। ग्राफ ऐसा आ गया। इस ग्राफ को कई किताब वाले यूं भी समझा देते हैं, बिना गोला बनाए हुए भी ऐसे भी कर देते हैं। ये हमें क्यों बता रहा है ऐसे, ये बताना चाह रहा है कि यहां पर जो विभव है ना, वो R इज इक्वल टू R वाला है, और इससे अंदर जो विभव है वो इस प्रकार बढ़ता जा रहा है, इस प्रकार बढ़ते हुए जा रहा है। और पृष्ठ पर जो विभव है उसका यहां वाला मान कितना है, V का मान है 3/2 टाइम्स ऑफ Vs। ये R इज लेस देन R है, ये R इज ग्रेटर देन R है। इधर R का मान है, इधर विभव V का मान है। क्योंकि विभव नेगेटिव है इसलिए ग्राफ नेगेटिव डायरेक्शन में बना दिया। सेंटर के बाद ये घटना शुरू हो जाता है, पृष्ठ से अंदर जाते हैं ना सेंटर की तरफ, तब बढ़ रहा है, लेकिन पृष्ठ के बाद विभव वो घट रहा है, किस ऑर्डर में घट रहा है, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ R के रूप में।
यहां v कितना है, यहां तो v कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मान है कितना, gm बटा आर, ये पड़ा। दोनों ही ग्राफ सही है, समझ में आ रही बात। ये है आपका विभव ठोस गोले के कारण, किसके कारण, सॉलिड स्फीयर के कारण। अगला हमारे पास है कि अगर खोखला गोला हो उसके कारण विभव कितना आएगा। तो देखते हैं, खोखले गोले के कारण गुरुत्व विभव का मान कितना आता है। ग्राफ बना ले में, ठोस गोले वाले स्थिति में किसी के नहीं बना हुआ है। तो 2 नंबर है खोखले गोले के कारण विभव का, कौन सा विभव भाई, गुरुत्व विभव। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू होलो स्फीयर, कई किताब वाले स्पेरिकल सेल भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, स्पेरिकल सेल, दोनों एक ही चीज है। होलो स्फीयर को स्पेरिकल सेल बोलते हैं। इसमें क्या कंसेप्ट आई, चूंकि गोला खोखला है, अंदर क्या है, m का मान 0 है, केवल पृष्ठ पर इसका द्रव्यमान है और पृष्ठ से बाहर है। दो स्थितियां देखो, पृष्ठ से बाहर v का मान सिंपल सा -gm बटा स्मॉल r, क्योंकि इसका टोटल द्रव्यमान m मानते हैं और इनसाइड द स्फीयर m क्या है, 0, केवल खोखला है, अंदर से नारियल की तरह है। ठीक है, तो जब अंदर खोखला है तो ग्रेविटेशनल फील्ड का मान क्या होगा, अंदर 0, अंदर तो गुरुत्व क्षेत्र नहीं होगा, केवल पृष्ठ के बाहर ही होगा। और पृष्ठ पर विभव v का मान -gm बटा कैपिटल R। क्या अंदर भी विभव 0 होगा, अंदर विभव 0 नहीं होगा, क्योंकि विभव की परिभाषा क्या बताती है कि आप किसी एकांक द्रव्यमान को अनंत से लेके आओ। तो अंदर क्षेत्र तो 0 है लेकिन विभव 0 नहीं है, क्योंकि विभव इसका पृष्ठ पर जो है वही अंदर है। क्यों, क्योंकि जो कार्य करना था, जो वर्क डन था, वो तो इन्फिनिटी से सरफेस तक हो गया, सरफेस से अंदर वर्क डन 0 है, ये सिंपल सी बात है। लेकिन सरफेस तक जब पहुंचे हैं तब तक तो वर्क डन हुआ है, कार्य किया गया है, वो कार्य विभव के रूप में है। तो इनसाइड द स्फीयर जब हम विभव की बात करें तो वो भी इसके पृष्ठ वाले के मान के बराबर है, -gm बटा r के बराबर। ये 3 स्थितियां आपको ध्यान रखनी। तो हम इसमें ये बात लिखते हैं, नंबर 1, आउटसाइड ऑफ द स्पेरिकल सेल, खोखले गोले के बाहर स्थित बिंदु पर गुरुत्व विभव, खोखले गोले के बाहर स्थित बिंदु पर गुरुत्व विभव ये कितना होगा। तो इसके लिए हमें पता है कि v का मान सिंपल सा W अपॉन m, W का मान कितना आया, g कैपिटल M स्मॉल m बटा r, वही माइनस का डिवाइड बाई m, ये डेरिवेशन से हम निकाल चुके हैं पहले। खोखला गोला हो चाहे भरा हुआ गोला हो, जब तक बाहर है तब तक तो सबके लिए m dm वही लगेगा जो ठोस गोले के लिए लगा था। m से m कैंसिल, तो v का मान आ गया -g कैपिटल M बटा r, ये आउटसाइड ऑफ द स्फीयर आया है विभव का मान। फिर देखते हैं 2 नंबर कंडीशन। 2 नंबर कंडीशन क्या है, एट द सरफेस ऑफ स्पेरिकल सरफेस या स्पेरिकल सेल,
खोखले गोले के पृष्ठ पर विभव का मान इस कंडीशन में स्मॉल आर किसके बराबर है, कैपिटल आर के, अर्थात v का डायरेक्ट मान इसी में रख दो चाहिए, माइनस जी एम बटा कैपिटल आर। अब हम चर्चा करते हैं कि गोले के अंदर, गोलीय कोष भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, गोलीय कोष के अंदर स्थित बिंदु पर अंदर का मतलब r इज लेस देन r, r का मान क्या है भाई, कैपिटल R से कम है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, गोले के अंदर स्थित बिंदु के लिए हमें पता है कि अंदर E का मान 0, E का मतलब क्या है, गुरुत्वीय क्षेत्र। इनसाइड द स्फेरिकल सेल gravitational field is 0. So the mass particle bringing from surface to inside, then no work done. इसलिए जब एकांक द्रव्यमान को पृष्ठ से अंदर लाया जाता है तो कोई कार्य नहीं किया जाता। इसका मतलब कार्य तो करना पड़ा है, वो कहां तक, अनंत से पृष्ठ तक, अर्थात किया गया कार्य केवल अनंत से पृष्ठ तक लाने में होता है। और ऐसी स्थिति में such that the total work done is equal to the mass particle bringing from infinity to surface. Inside the spherical cell there is no work done because the gravitational field intensity is 0 inside the spherical cell. तो हमारे पास v का मान केवल यही आएगा, इसलिए विभव का मान वही होगा जो उसके पृष्ठ पर आया है। विभव का मान क्या होगा भाई, वही होगा जो उसके पृष्ठ पर आया है, अर्थात पृष्ठ और केंद्र दोनों स्थितियों के बीच विभव कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है भाई, कांस्टेंट, पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो इसका ग्राफ देखो कैसे बनेगा, शाबाश। इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, इसका ग्राफ यहां मान लो r इजिकल टू r है, तो यहां से यहां तक ये मान कांस्टेंट रहेगा, ये मान क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसके बाद विभव का मान घटना शुरू होगा। ग्राफ तो यही है, ग्राफ ऐसे आएगा, यहां विभव क्या आ रहा है भाई, कांस्टेंट। कितना आ रहा है, v का मान माइनस जी एम बट्टा आर, कहां तक, r इजिकल टू आर तक। तो r इज लेस देन r पर भी इसका मान इतना, यहां पर भी विभव का मान इतना ही। लेकिन आउटसाइड ऑफ द स्फीयर जो आता है, r इज ग्रेटर देन r की जो कंडीशन आ रही है, r जब r से बड़ा है तब विभव v का मान माइनस जी एम बट्टा क्या है, r, यानी कि v इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ r के है। ये ग्राफ बना दो। कौन सी कंडीशन के लिए ग्राफ है ये, स्फेरिकल सेल के लिए, गोलीय कोष। गोलीय कोष के लिए विभव तथा r के मध्य ग्राफ है। गोलीय कोष के कारण विभव तथा डिस्टेंस r के मध्य ग्राफ है। याद करो उसमें थोड़ा सा चेंज था, ठोस गोला जो था ना उसमें विभव सेंटर पर 1.5 गुना ज्यादा है पृष्ठ का, लेकिन खोखले गोले में तो उतना ही विभव है जितना पृष्ठ पर है। ये थोड़ा सा चेंज है, इसमें ग्राफ में स्ट्रेट लाइन आ रही है, उसमें ग्राफ यू बढ़ता हुआ आ रहा था यहां से, और यहां आके कांस्टेंट हो रहा था, फिर ऐसे घट रहा था। काफी अंतर है दोनों में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मार खा जाओगे। खोखले गोले के कारण विभव पृष्ठ पर उतना ही है जितना सेंटर पर है, और उतना ही अंदर है, क्योंकि अंदर द्रव्यमान ही नहीं है, खोखला है अंदर से। और पृष्ठ से बाहर निकलते हैं तब विभव घटता है,
आर बढ़ने पर, तो ग्राफ ऐसा आता है, यूं घटते हुए क्रम में आता है। ठीक है, इसके क्या आवाज हट गया। अगला टॉपिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बाद आता है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। क्या टॉपिक आता है भाई? प्रक्षेप्य वेग या प्रक्षेप्य का वेग, यूं भी सही बात है। अरे इसको इंग्लिश में मैंने बोला तो है, इनसाइड द पेरिकल सेल। ये लाइन मैंने लिखवा तो दी यार तुम्हें। अरे लिखी है तुम लोगों ने दी, कल ही करवा दिया मैंने। कल वाले टॉपिक में देखो आप। अभी जल्दी, ये ग्राफ नहीं बना था शायद आपके, ये बना था, आज बना लो ग्राफ। ये लाइन भी मैंने अभी लिखाई है तुम्हें, क्योंकि अंदर जो विभव का मान है ये रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि अंदर गोले के विद्युत ये गुरुत्वीय क्षेत्र का जो मान है वो 0 है, क्योंकि अंदर द्रव्यमान है नहीं, अंदर से तो खोखला है। तो अंदर खोखला है, इसलिए इलेक्ट्रिक ये ग्रेविटेशनल फील्ड का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो E का मान 0 है, इसलिए अंदर जब पृष्ठ से अंदर किसी पार्टिकल को लेके आएंगे ना, तो कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। तो अंदर वाला कार्य नहीं करना पड़ा, इसका मतलब क्या हुआ कि केवल कार्य इन्फिनिटी से सरफेस तक करना पड़ा, अनंत से केवल पृष्ठ तक लाने में कार्य करना पड़ा। तो विभव भी उतना ही होगा जितना पृष्ठ पर था। पृष्ठ पर विभव माइनस जीएम बटा आर है, कैपिटल आर है, तो अंदर भी कितना हो जाएगा? माइनस जीएम बटा कैपिटल आर। ठीक है, ये लिख लो। जो बोल रहा हूं वही लैंग्वेज है इसकी, और क्या है। बन गया होगा ग्राफ वगैरह सबका। अरे ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एंड डिस्टेंस आर, या पोजीशन आर कह सकते हो। अगला क्या टॉपिक है हमारे पास? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। प्रक्षेप्य का वेग। प्रक्षेप्य का क्या है भाई? वेग। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब समझ लो, छोटी सी की बात है। ये हमारी पृथ्वी है, इसकी रेडियस कितनी है? आर। यहां से किसी पार्टिकल को ऊपर फेंका जाता है, तो वो मैक्सिमम हाइट एच एक्सेप्ट कर लेता है। अटेन कितनी कर लेता है? एच हाइट। तो हम ये मानते हैं कि व्हेन ए पार्टिकल थ्रो वर्टिकली अपवर्ड, जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी आर increases and kinetic energy are decreases। जब हम किसी द्रव्यमान पिंड को पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ने लगती है, वह गतिज ऊर्जा कम होने लगती है। और अधिकतम ऊंचाई की स्थिति में जब ये एकदम से मैक्सिमम हाइट पे चला जाता है, तब इसकी जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है वो इसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाती है। जो आपने पत्थर को काइनेटिक एनर्जी दी है नीचे से ऊपर फेंकने के लिए, वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? इसका मतलब ये नहीं है कि जब आप यहां से किसी पार्टिकल को फेंक रहे थे वहां पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, वहां पोटेंशियल एनर्जी है। हमने, आपको याद होगा, पृथ्वी के तल पर पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात की है, सेंटर पर ज्ञात की है। पृथ्वी के पृष्ठ पर पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस जी एम एम बटा कैपिटल आर, ये पृष्ठ पर है। और जब ये एच हाइट पर चला जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? माइनस जी एम एम बटा आर की जगह क्या हो जाएगा? आर प्लस एच। तो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आया है
वो किसके बराबर है? वो इस काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। आपने जो पत्थर या किसी वस्तु को ऊपर फेंकने के लिए गतिज ऊर्जा प्रदान की है, वो गतिज ऊर्जा किसके बराबर है? स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर है। यहां स्थितिज ऊर्जा इतनी हो गई, पृष्ठ पर स्थितिज ऊर्जा इतनी थी, सेंटर पर कुछ अलग होती है, सेंटर पर इसका 1.5 गुना होती है। हमने टॉपिक पढ़ा है अभी पीछे, किसी गोले के कारण स्थितिज ऊर्जा। तो गोला अपना पृथ्वी क्या है? स्फेयर ही तो मान के चल रहे हैं हम लोग। प्रश्न में स्फेयर आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ये वाला चित्र जो है ना, ये अच्छा चित्र है, ये आप बना सकते हो, ये भी बना सकते, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही डायग्राम। इस कंडीशन में हम कहते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन उसे दी गई, उस पिंड को दी गई, उस पिंड को दी गई गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन की बात चल रही है, ध्यान से सुनो, याद करो। पृष्ठ पर स्थितिज ऊर्जा U1 मान लो, उसका मान है -G कैपिटल M स्मॉल m बटा कैपिटल R। H ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा U2, उसका मान -GMM बटा आ जाएगा R प्लस H। तुम्हारे इंग्लिश मीडियम वाले यहां तक तो लिखा होगा, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी is equal to the kinetic energy which is given to an object। ठीक है ना? परिभाषा क्या है? When an object thrown vertically upward, then its potential energy is increases and kinetic energy are decreases। When the object attain maximum height from the ground of earth, then the total potential energy equal to the kinetic energy। ठीक है ना? Initial kinetic energy which is given to the object। ये जो लाइन बोल रहा हूं ये लिख सकते हो नोट्स में, तुम्हें लिखा भी दी है मैंने वैसे। फिर करना है एट द, ये बात मैंने यहां लिख दी। फिर करना है एट द सरफेस ऑफ अर्थ, U1 आ गया। फिर कह देना एट एच हाइट ऑफ द एच हाइट पोटेंशियल एनर्जी, U2 का मान ये है। फाइनली उत्तर छोटा सा आएगा इसका, चेंज कितना आ जाएगा भाई? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, जिनके बस जा रही है वो जा सकता है, कहीं बाहर बस खड़ी हो जा रही हो आसपुर साइड में तो जा सकते हो, जिनके बस जा रही है वो जा सकते हो। फिर ये मत कहना बस लेट हो गई। हाँ, साबला से जो आता है, बाहर बस खड़ी है तुम्हारी, या बाद में लिफ्ट लेके जाना पड़ेगा। स्थितिज ऊर्जा परिवर्तन, चेंज इन पोटेंशियल, यू का मान, डेल्टा यू का मान क्या है? तो U2 माइनस U1। अब डेल्टा यू का मान वैसे किसके बराबर होना चाहिए? काइनेटिक एनर्जी के। U2 का मान क्या है? -GMM बट्टा R प्लस H, माइनस यहाँ क्या आ जाएगा? GMM बट्टा क्या आ जाएगा? R। माइनस माइनस वापस क्या हो जाएंगे? प्लस। इसका माइनस और अंदर वाला माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। यहां कांस्टेंट क्या आ जाएगा? GMM माइनस बाहर निकाल दो, 1/R प्लस H माइनस 1/R, ये आ जाएगा कॉमन बाहर। एलसीएम ले लो, -GMM ये बाहर आ गया, यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगा? R इंटू R प्लस H, इसमें आ जाएगा R
माइनस यहां जाएगा आर प्लस एच, डेल्टा यू का मान चल रहा है भाई, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी चल रही है, माइनस जी एम एम, अंदर है आर माइनस आर प्लस माइनस एच डिवाइड बाई आर इंटू आर प्लस एच, यही सूत्र है। ये माइनस अंदर ले जाओ भाई, इसका ये माइनस बाहर निकालेंगे तो यहां माइनस बन जाएगा, कॉमन आ गया माइनस बाहर, तो आर से आर कैंसिल, ये माइनस माइनस वापस प्लस जी एम एम बट्टा ये आर, और यहां है आर प्लस एच, ये आर फिर बाहर निकाल दो, तो जी एम बट्टा आर स्क्वायर ऊपर स्मॉल एम बट्टा यहां कह देता हूं 1 प्लस एच अपॉन आर, ये आर बाहर निकाल रहा हूं, तो आर इंटू आर, आर स्क्वायर निकल गया बाहर, ये आर यहां हो गया 1, यहां एच बट्टा आर, ये जी एम बट्टा आर किसका सूत्र है पता है कुछ तुम्हें? एच भी तो रह गया ना ऊपर, ये एच लिखना भूल गया मैं, ये जी एम बट्टा आर स्क्वायर स्मॉल जी का सूत्र है, चेक करो तुम अपना, देखो ये सूत्र, वास्तव में ये सूत्र क्या बन गया, डेल्टा यू बराबर एम जी एच होल डिवाइड बाई 1 प्लस एच अपॉन आर, ये चेंज आया है पोटेंशियल एनर्जी में, और ये चेंज किसके बराबर है भाई, ये चेंज किसके बराबर है, 10 काइनेटिक एनर्जी जो हमने दी थी हाफ एम स्क्वायर, उसके इक्वल डेल्टा यू है, तो हाफ एम वी स्क्वायर दैट इज बिकम एम जी एच होल डिवाइड बाई 1 प्लस एच अपॉन आर, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एम से एम कैंसिल, तो वी स्क्वायर बराबर आ गया 2gh होल डिवाइड बाई 1 प्लस एच अपॉन आर, v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 2gh 1 प्लस एच अपॉन आर, ये प्रोजेक्शन स्पीड कहलाती है, क्या कहलाती है भाई, या वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, प्रक्षेप्य का वेग है ये, इसका वेग है भाई प्रक्षेप, अगर इसमें से h बाहर निकालना चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके v स्क्वायर को नीचे ले जाओ, h को कॉमन निकालो, h का मान भी आ जाएगा, मैक्सिमम हाइट कितनी अटेंड करेगा उसका सूत्र भी आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।